Hello friends, this is Sakshi and you are my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये स्टोरी जो है वो फ्रांस के लिए है, ठीक है। यानी फ्रांस कंट्री जो है वहाँ पे जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread out that he would soon order the army to open fire upon citizens. यानी 14 जुलाई 1789 की सुबह को पेरिस का जो सिटी था, आप जानते हैं पेरिस फ्रांस का जो कैपिटल है वो है पेरिस। तो पेरिस सिटी जो था वो एक अलार्म की कंडीशन में था। किंग ने सारे ट्रूप्स को कमांड कर दिया कि वो सिटी से मूव हो जाए। और साथ ही साथ बहुत सारे र्यूमर्स यानी कि अफवाहें भी लोगों के अंदर फैली कि जल्द ही आर्मी जो है वो लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर देगी। बट दीज वेयर ओनली र्यूमर्स। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form People's Militia। यानी 7,000 men और वुमेन गैदर हुए, उन्होंने सोचा कि हम खुद की अपनी ही मिलिट्री बनाते हैं। They broke into a number of government buildings in search of arms। यानी अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग में वो आर्म्स की सर्च में गए। फाइनली अ ग्रुप ऑफ several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition। यानी लास्ट में कुछ जो 100 लोगों का ग्रुप था वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी यानी बैस्टिले की तरफ मूव किया, जहाँ पे उन्होंने आशा की थी कि वहाँ पे उन्हें कुछ मिल जाएगा। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बैस्टिले वॉज किल्ड एंड प्रिजनर्स रिलीज्ड। तो इसी लड़ाई के बीच में जो बैस्टिले का कमांडर था वो मारा जा चुका था और जो भी वहाँ पे जेल में प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ कर दिया गया। पर सारे प्रिजनर्स को नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ 7 प्रिजनर्स को कर पाए। येट द बैस्टिले वॉज हेटेड बाय ऑल। फिर भी अभी भी बैस्टिले से सब नफरत करते थे, क्योंकि ये जो था वो किंग की डेस्पोटिक पावर का एक सिंबल था, उसका एक प्रूफ था। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir its destruction। यानी जो फोर्ट था उसको पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और उसके जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे जो टुकड़े थे उसे मार्केट में बेचा गया कि जो भी इस डिस्ट्रक्शन की निशानी के रूप में से रखना चाहता है वो रख सकता है। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर रायोटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। उसके बाद के जो दिन आए उसमें भी बहुत सारे दंगे होते रहे, ऐसे ही पेरिस में भी और साथ ही साथ गाँव में भी। बहुत सारे लोग तो ब्रेड के हाई प्राइस की वजह से लड़ रहे थे। मच लेटर when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France, though most people at the time did not anticipate this outcome। सो हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। यानी बाद में जब हिस्टोरियंस ने सारे इवेंट्स को देखा तब उन्हें समझ में आया कि ये जो सारे इवेंट्स हो रहे थे शुरुआत से लेके बाद तक वो सब एक चेन फॉर्म कर रहे थे, जो कि सारे के सारे फ्रांस में होने वाली फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण थे। और साथ ही साथ वहाँ पे जो किंग था उसको एग्जीक्यूशन का कारण भी यही था। सो वाई दिस हैपन, क्यों ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। सो लेट्स सी फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। यानी लेट 18th सेंचुरी के वक्त फ्रेंच में क्या हालात थे। इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। यानी 1774 में लुइस 16 जो कि बॉर्बन फैमिली का था उसने फ्रांस की गद्दी को असेंड किया। ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइंटे। यानी वो 20 साल के थे और ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइंटे से उनका विवाह हुआ। अपॉन हिज एसेसन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। यानी जब उन्होंने गद्दी संभाली तब उन्हें जो ट्रेजर मिली थी वो पूरी तरह से खाली थी, उनका पूरा खजाना खाली था। अब ये क्यों खाली था, क्योंकि बहुत सालों तक फ्रांस ने लड़ाई लड़ी थी। अब लड़ाई लड़ने में पैसे तो लगते हैं, इसी वजह से उन्हें एक एम्प्टी ट्रेजर मिला था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस। यानी बहुत सालों तक उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, इसी वजह से उनके जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस थे वो सारे ड्रेन आउट हो चुके थे। एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन
extravagant court at the immense place of Versailles। अब वॉर तो था ही, साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा पैलेस बना के रखा था वर्साइलिस में। अब वहाँ पे भी मेंटेनेंस में भी कॉस्ट जा रहा था। Under Louis XVI, France had the 13 American colonies to gain the independence from the common enemy Britain। यानी ब्रिटेन तो जानते हैं सारे देशों में सबको गुलाम ब्रिटेन ने ही बना रखा था। ठीक ऐसा अमेरिका में भी हुआ था। 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो थी वो उनके अधीन थी, तो उन्हीं को इंडिपेंडेंस गेन कराया हमारे लुइस 16 ने। उन्हीं के पीरियड में ये हुआ। The war added more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres। यानी पहले ही उनके ऊपर 2 बिलियन लिवर्स का कर्ज था। लिवर्स क्या होता है? लिवर जो होता है उस टाइम में फ्रांस की करेंसी थी। ठीक है, तो पहले ही 2 बिलियन लिवर का पहले ही कर्ज था, ऊपर से एक और बिलियन लिवर जो था वो उसमें ऐड हो गया। किस वजह से? लड़ाई की वजह से। Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans। यानी जिन लोगों ने भी उन्हें कर्ज दिया था उन्होंने भी अब गुस्से में आके बोला कि अब हम आपसे 10% इंटरेस्ट लेंगे। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone। और इसी वजह से अब जितना भी वहाँ पे इनकम आता था उसका 90% उससे भी ज़्यादा जो था वो सिर्फ और सिर्फ ये इंटरेस्ट पेमेंट्स करने में चला जाता था। To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes। पर सिर्फ इंटरेस्ट देना तो उनका काम नहीं है, उनको शहर को भी चलाना है। शहर को तो वो चलाते नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपना कोर्ट चलाते थे, तो उसमें भी उनको गवर्नमेंट ऑफिसेस देखने पड़ते थे, यूनिवर्सिटीज़ देखनी पड़ती थी, उनका भी खर्चा होता था। और इसी वजह से उन्होंने सोचा कि इसका एक ही सोल्यूशन है, इंक्रीज दी टैक्स। येट इवन दिस मीज़र वुड नॉट हैव सफाइस्ड। पर ये मीज़र जो था वो भी पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। अब 18th सेंचुरी के वक्त फ्रेंच सोसाइटी को 3 स्टेट्स में बांटा गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स जो थे उनको बाई बर्थ प्रिविलेज मिलते थे, पर ये जो थर्ड स्टेट थे इनके साथ बहुत गंदा व्यवहार होता था। सारा टैक्स भी इन्हें देना पड़ता था और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा बुरा जो व्यवहार होता था वो भी इन्हीं के साथ होता था। The Society of States was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages। The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789। यानी 1789 के पहले जितना भी ये सिस्टम था इस सब के लिए एक ही टर्म यूज़ हुआ है, वो है ओल्ड रेजाइम। जब भी हम ओल्ड रेजाइम की बात करते हैं तो हम इसी सिस्टम की बात करते हैं। अब आपकी बुक में यहाँ पे एक चार्ट दिया है, ये दिया है सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, यानी किस तरह से स्टेट्स का डिवीज़न था। तो 3 स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी यानी जो भी चर्च के लोग थे, सेकंड स्टेट में आ जाते थे नोबिलिटी यानी जो भी कोर्टमैन थे, और थर्ड स्टेट जो था इसमें बची हुई सारी पॉपुलेशन आ जाती थी, जिसमें बड़े बिजनेसमैन से लेके छोटे छोटे लेबर्स और सर्वेंट्स तक होते थे। ओके, फिगर 2 shows how the system of states in French society was organized। यानी अभी जो हमने फिगर देखा उसमें बताया गया कि किस तरह से उस वक्त फ्रांस की सोसाइटी जो थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी। Peasants made up about 90% of its population। यानी 90% जो population थी वो सिर्फ और सिर्फ peasants की थी। However, only a small number of them owned the land they cultivated। उनमें से सिर्फ छोटा सा नंबर था, यानी वो 90% तो थे पर उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। ठीक है, उनके जो ज़्यादातर लोग थे वो दूसरे के ज़मीन पे कल्टीवेशन किया करते थे। इट मीन्स दे हैव नो लैंड। About 60% of the land was owned by nobles। यानी फ्रांस का जो 60% लैंड था वो नोबल्स के पास और चर्च के पास था, और बचा हुआ जो 40% था वो थर्ड स्टेट के पास हुआ करता था। The members of the first 2 states, that is clergy and nobility, enjoyed certain privileges by birth। यानी जो पहले 2 स्टेट्स के मेंबर थे यानी जो क्लर्जी, चर्च वाले और नोबिलिटी वाले होते थे, इन सबको बाई बर्थ प्रिविलेज मिलते थे।
इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट प्रिविलेज ये था कि इन्हें टैक्स पेइंग से एग्जेम्पशन मिल जाता था, यानी इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। और साथ ही साथ टैक्स तो देना नहीं पड़ता था, साथ ही साथ जो नॉबल्स होते थे उनको एक और फ़ायदा होता था कि वो लोगों से पैसे लेते थे, टैक्स लेते थे, और इसके अलावा भी उन्हें बहुत सारे फ्यूडल प्रिविलेज मिलते थे। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, यानी वो जो पीजेंट्स होते थे उनसे भी वो फ्यूडल ड्यूज लिया करते थे। पीजेंट्स वेयर ऑब्लिज्ड to render services to the lord, to work in the house and fields, to serve in the army or to participate in the building roads। यानी पीजेंट्स के पास ऑप्शन भी नहीं थे ज़्यादा काम करने के लिए, या तो घर या खेत में करे, या फिर आर्मी ज्वाइन कर ले, या फिर बिल्डिंग रोड्स में पार्टिसिपेट करे। The church too extracted its share of taxes called tithes from the peasants। यानी जो चर्च के लोग होते थे वो भी पीजेंट से टैक्स लेते थे, जिसका नाम था टीथेस, ठीक है। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और फाइनली मतलब कंक्लूजन ये है कि जो थर्ड स्टेट वाले थे उनको पूरे स्टेट को बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे। अब ये जो था टी थे वो इनडायरेक्ट टैक्स था, पर साथ ही साथ एक डायरेक्ट टैक्स भी था जिसको टैले कहा जाता है। और साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्स तो टैले था जो सीधा सीधा स्टेट को जाता था, पर साथ ही में उन्होंने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स चर्च वाले को दो, नोबेलिटीज़ वाले को दो, और साथ ही साथ जो डेली कंजप्शन वाले आपके आर्टिकल्स हैं जैसे सॉल्ट या टबैको, इन पे भी उनसे बहुत हाई रेटेड टैक्स लिए जाते थे। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बॉर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। यानी पूरा फाइनेंस का जो पूरी तरह से ये निर्भर थे वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट पे थे, यानी थर्ड स्टेट से ही इनका पूरा देश चलता था उन्हीं के दिए हुए टैक्स से। Now let's see new words. The first word is livre. It was the unit of currency, means it was the form of currency in France, which discontinued in 1794. The next word is clergy. So group of person invested with special functions in the church, means those who which does the special functions in the church. The next word is tithe. So it was a tax levied by the church एंड विच कंप्रोमाइजेस 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यानी अब जितना भी एग्रीकल्चर से आपको कल्टिवेशन से प्रॉफिट मिला है, जो भी आपने प्रोड्यूस किया है, उसका 1/10 हिस्सा आपको देना पड़ता था चर्च वालों को, यानी 10% आपको देना पड़ता था। फिर आता है टैले। तो ये जो था वो एक डायरेक्ट टैक्स था जो कि सीधा स्टेट को दिया जाता था। आगे देखते हैं, नीचे आते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी जीने के लिए भी इन्हें अब स्ट्रगल करने पड़े थे। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। यानी अचानक से फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी, 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई, यानी अप्रॉक्सीमेट 5 मिलियन जो था उसका इंक्रीमेंट आया। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब हम जानते हैं कि लोग पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फूड रिक्वायरमेंट। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे जब पॉपुलेशन बढ़ी है 5 मिलियन लोगों की, तो 5 मिलियन लोगों का खाना भी डिमांड बढ़ गया। सो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अब जो प्रोडक्शन था वो डिमांड के साथ अच्छे से बैलेंस नहीं बनाया। डिमांड जो था वो ज़्यादा था, पर प्रोडक्शन जो हो रहा था वो कम स्केल पे हो रहा था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। यानी जैसे हमारा स्टेपल डाइट क्या है, चावल रोटी ये सब, पर उनका जो स्टेपल डाइट था वो था ब्रेड। तो अब यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो सिंपल सी बात है उसका जो प्राइस है वो अपने आप बढ़ जाएगा। Most workers were employed as laborers in workshops whose owner fixed their wages। यानी ज़्यादातर वर्कर्स जो थे वो वर्कशॉप में काम किया करते थे, जिनके जो ओनर्स होते थे वही उनकी वेजेस और सैलरी डिसाइड किया करते थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइजेस। पर ये जो महंगाई बढ़ रही थी उसके साथ साथ उनके वेजेस नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि उनके वेजेस डिसाइड करने का हक सिर्फ और सिर्फ उनके ओनर के पास होता था, पर जो ओनर होता था वो नहीं बढ़ाता था। सो द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडेंड। यानी पहले ये गैप इतना था तो बाद में ये गैप इतना होगा, पुअर यहाँ पहुँच गया और रिच यहाँ पहुँच गया, यानी रिच जो है वो अमीर होता गया और पुअर जो है वो गरीब होता गया। यही कंडीशन यहाँ पे चलती गई। सो
गैप बढ़ गया, थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर डॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, यानी पहले इतनी ख़राब कंडीशन थी, फिर भी जब अकाल हो जाता था या फिर हार्वेस्ट ख़राब हो जाती थी तब तो पूछो मत, एकदम सबसिस्टेंस क्रिसिस वाले हालत ख़राब हो जाते थे। और जब ये ओल्ड डिजाइन चल रहा था उस वक्त तो एकदम कॉमन हो गया था, यानी हर बार हर साल ये सबसिस्टेंस क्रिसिस होता था। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ सबसिस्टेंस क्रिसिस। तो ये एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जिसमें जो लाइवलीहुड के बेसिक मीन्स होते हैं, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, वाटर, ये जो बेसिक मीन्स होते हैं इनको भी डेंजर कर दिया जाता है, यानी वो भी हमें नहीं मिलते हैं। सो दैट केस इज़ कॉल्ड सबसिस्टेंस क्रिसिस। नेक्स्ट वर्ड इज़ एनोनिमस। सो एनोनिमस इज़ वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, यानी ऐसा जिसका नाम जो है वो नहीं बताया जाता है। ओके, so now let's see growing middle class envisaged an end to privilege. In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing tax and food scarcity. यानी टैक्स तो बढ़ता जा रहा था और साथ ही साथ ये जो स्कैरसिटी थी, कमी फूड की, वो भी बढ़ती जा रही थी। तो पुराने वक्त में जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे उन्होंने इसके खिलाफ बहुत सारे रिवॉल्ट्स किए, बट they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in social and economic order. पर हम जानते हैं कि थर्ड स्टेट वाले पहले इतने गरीब थे, इतने सारे टैक्सेस, तो उनके पास फुल्ली रिसोर्सेस नहीं थे और इसी वजह से वो पूरी तरह से इन टैक्सेस सिस्टम को नहीं हटा पा रहे थे। This was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. तो इसी वजह से लास्ट में उन्होंने हिम्मत हार दी और ये बोला कि जो लोग प्रॉस्पेरस हैं, जिन लोगों के पास ज़्यादा एजुकेशन है, उन्हीं पे ये काम हमें छोड़ देना चाहिए। The 18th century witnessed the emergence of social groups, यानी जो 18th century हुई उसमें एक नए ही social groups का emergence यानी उसका वेलकम हुआ। Who earned their wealth through an expanding overseas trade, यानी इन्होंने जो पैसे कमाए थे वो सिर्फ और सिर्फ सी ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स की वजह से कमाए थे। और मैन्युफैक्चरिंग में ये वुलन और सिल्क टेक्सटाइल्स को मैन्युफैक्चर किया करते थे, जिनको ये रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज़ को एक्सपोर्ट किया करते थे। In addition to merchants and manufacturers, the third state included professions such as lawyers और administrative officials. अब यहाँ पे व्यापारी तो थे ही, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, जैसे कि lawyers या फिर administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. यानी ये सारे लोग पढ़े लिखे थे तो इन्हें पता था कि सोसाइटी के किसी भी ग्रुप को बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए। Rather, a person's social position must depend on its merit. यानी किसी भी पर्सन की जो सोशल पोजीशन है वो उसके मेरिट, उसकी एजुकेशन, उसकी मेहनत के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। These ideas emphasizing a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. अब यही सारे आइडियाज़ जो थे ये सब फॉलो किए कुछ बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contract between people and their representative. यानी रोशियो ने भी एक आइडिया रखा, जिन्होंने उन्हें गवर्नमेंट को एक ऐसा प्रपोजल दिया जिसमें एक सोशल कंट्रैक्ट रहता था लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। In the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of power. अब जो मॉन्टेस्क्यू थे उन्होंने अपने राइटिंग में लिखा कि पावर का डिवीज़न होना चाहिए, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि आजकल डेमोक्रेसी में होता है। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू द फोर्स इन द यूएसए, यानी ये जो मॉडल था गवर्नमेंट का वो यूएसए में सबसे पहले फोर्स किया था जब जो 13 कॉलोनीज़ जो थी उन्हें इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटेन से। The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France. यानी ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था इससे बहुत सारी चीज़ें थी जो फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स ने गेन की, वहाँ से एक्सट्रैक्ट की। The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. यानी ये जो फिलोसोफर के आइडिया थे वो उन्होंने सलोन्स या कॉफ़ी हाउसेस में बैठ के डिस्कस किए और लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सोशल चीज़ें जैसे कि बुक्स और न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल किया।
These were frequently read aloud in groups for that benefit of those who could read or not write. यानी इसको सिर्फ प्रिंट नहीं कराया जाता था, कभी कभी लोगों के बीच में जाके बोला भी जाता था, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब लोग पढ़े लिखे हो, इसीलिए जो इलिटरेटेड लोग थे उनके लिए ये लोग बोल के सुनाया करते थे. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of prevalence. यानी बाद में जो न्यूज़ आई, लोगों को पता चला कि जो लुइस 16 है वो प्लान कर रहा है कि और भी टैक्सेस बढ़ाए जाए. यानी पहले इतना टैक्स दे रखा था और वो सोच रहा था कि और टैक्सेस जो है हम लोगों पे बढ़ाएं. अब लोगों को आ गया गुस्सा, क्योंकि पहले ही वो इतना सह रहे थे, अब ये टैक्सेस और बढ़ाने की बात कर रहे हैं. तो यहीं से रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ. सो नाउ लेट्स सी द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन. यानी किस तरह से रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ. Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learnt in the previous section. यानी प्रीवियस सेक्शन में जो हमने रीजंस पढ़े कि उनके लिए गवर्नमेंट चलाना भी मुश्किल हो रहा था, इन्हीं सब रीजंस की वजह से उन्हें टैक्स बढ़ाने पड़े. तो ये ऐसे ही टैक्स नहीं बढ़ाते थे, ठीक है, ऐसे ही नहीं कि टैक्स बढ़ा दिया. इसके लिए वो एक कमेटी बुलाते थे, ठीक है, एक स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाते थे, जिसमें तीनों स्टेट्स जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेंड किया करते थे. सो द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी of which the three states sent their representative. यानी एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट के लोग जो थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेंड किया जाते करते थे. सो ये था स्टेट्स जनरल. However, the monarch alone could decide when to call meeting of this body. अब कब मीटिंग बुलानी है, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मोनार्क के पास होता था. और लास्ट टाइम इस मीटिंग को 1614 में कॉल किया गया था. On 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General. यानी 5 मई 1789 को लुइस 16 ने एक असेंबली बुलाई जिसमें वो नया प्रपोजल रखने वाले थे टैक्सेस के लिए. A hall in Versailles was prepared to host the delegates. यानी एक हॉल भी बुक किया गया था जहाँ पे ये होने वाला था. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, हर एक स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, पर जो थर्ड स्टेट थे वहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, इसी वजह से वहाँ पे 600 मेंबर्स आए. तो जो ये फर्स्ट और सेकंड रिप्रेजेंटेटिव वाले थे वो आगे की तरफ बैठ गए, पर जो 600 मेंबर्स आए थे थर्ड स्टेट के साथ, उनके साथ वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वहाँ भी असेंबली में पीछे खड़े होना पड़ा, ठीक है. जबकि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें ज़्यादा प्रोस्पेरस और एजुकेटेड मेंबर्स थे. क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिल रहे थे, तो उन्हें प्रिविलेज के लिए स्ट्रगल करना पड़ा. तो अब उन्होंने स्ट्रगल किया था, इसी वजह से वो ज़्यादा प्रोस्पेरस और एजुकेटेड थे. उनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो उनके एजुकेशन के बेसिस की वजह से थी, उनकी स्टेट्स की बेसिस की वजह से नहीं थी. दैट्स वाई दे वेयर मोर एजुकेटेड एंड प्रोस्पेरस. Peasants, artisans and women were denied entry to the assembly. यानी ये जो लोग थे, ये ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स, पीजेंट, आर्टिसंस और वुमेन के, इनको असेंबली में एंट्री नहीं दिए गई. पर फिर भी इन्होंने अपनी डिमांड 40,000 लेटर्स में लिख के भेजी. अब जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें उनके द्वारा भेजी गई. Voting in the States General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. यानी उस वक्त जो होता था वो इस तरह से होता था कि टोटल 3 वोट्स होते थे. हर एक स्टेट के पास एक वोट होता है. फर्स्ट स्टेट के पास एक, होल यानी पूरा जो स्टेट है सब सहमत करेंगे कि किसको वोट देना है, तो उनका एक वोट, सेकेंड स्टेट का भी एक वोट, और जो थर्ड स्टेट है उसका भी एक वोट. दिस टाइम टू लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस. और लुइस 16 ने सोचा कि इस बार भी वैसे ही करते हैं. पर जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने डिमांड की कि ऐसे आप असेंबली को होल में लेके क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे कीजिए कि हर एक मेंबर के पास एक एक वोट हो, क्योंकि पहले ही आपने हमें कम लोगों को बुलाया है, उसके बाद भी आप ऐसा करेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी. इसी वजह से आप ऐसे कीजिए कि हर एक मेंबर के पास एक वोट हो, इससे आपको हर एक मेंबर की राय पता चलेगी. दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. यानी ये उन्हीं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में से एक था जो कि रोसियो ने अपनी बुक में प्रेजेंट किया था. पर जो राजा था उसने इस प्रपोजल को सीधा सीधा मना कर दिया, एकदम रिजेक्ट कर दिया कि हम आपकी बात क्यों सुने, ठीक है. तो इसी वजह से जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्हें गुस्सा आ गया कि एक तो पहले उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने एक अच्छी चीज़ सजेस्ट की उसको भी रिजेक्ट कर दिया, तो हम यहाँ है क्यों, जब इन्हें हमारी बात ही नहीं सुननी है तो हम यहाँ हैं क्यों. इसी वजह से वो गुस्से में असेंबली के बाहर निकल गए प्रोटेस्ट करते हुए.
The representative of the third state viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. यानी जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें ऐसा लगता था कि वो पूरे फ्रांस के नेशन के स्पोक्समैन है, यानी पूरी फ्रांस के नेशन को वो लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ अ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेलिस. यानी 20 जून को वो एक ग्राउंड में इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया. और तब तक वो लोग नहीं रुके जब तक उन्होंने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना दिया जिसमें मोनार्क की सारी पावर्स को लिमिट कर दिया गया. अब ये जो था वो दो मेन लीडर्स के द्वारा लेड किया गया था जो कि थे मीराबियू और अब्बे शीस. मीराबियू जो थे वो नोबल फैमिली में उनका जन्म हुआ था. उन्हें बाई बर्थ प्रिविलेज मिले थे पर उन्होंने अपने सारे प्रिविलेज को त्याग कर दिया, उनको सेक्रीफाइस कर दिया और बाद में वो एक कॉमन इंसान की तरह जीने लगे. ठीक है. He bought out a general and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. यानी वर्सेलिस में जितने भी लोग प्रेजेंट थे उनके सामने एक बहुत ही पावरफुल स्पीच उन्होंने दी जिससे सारे लोगों के अंदर जागृता उठ गई. Abbe Sees, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third State? अब अब्बे सीस जो थे वो असल में एक प्रीस्ट थे और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा पैम्फलेट लिखा जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट. यानी ये थर्ड स्टेट है क्या. ठीक है, वो उन्होंने लिखा. While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. यानी नेशनल असेंबली जो थी वो वर्सलिस में बिजी थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जबकि जो पूरे फ्रांस की हालात थी वो बद से बदतर होती जा रही थी. अ सेवियर विंटर हैड मीन्ट अ बाड हार्वेस्ट. यानी एक बार क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी, इसी वजह से उनकी हार्वेस्ट जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो गई और बेकर्स जो थे उन्होंने तो इस सिचुएशन को और एक्सप्लॉइट कर दिया. अब जो वुमेंस होती थी उन्हें घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था ब्रेड की शॉप्स पे. एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इन टू पेरिस. और उसी समय जो राजा था लुइस 16 उसी ने ट्रूप्स को ऑर्डर कर दिया कि आप पेरिस से मूव इन टू हो जाइए. ऑन 14 जुलाई द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड द बैस्टिले. और जैसा हमने शुरुआत में पढ़ा कि 14 जुलाई को ये पूरी क्राउड जो थी उसने बैस्टिले को डिस्ट्रॉय कर दिया. In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. तभी एक अफवाह और फैली कि कुछ लोग जो है, जो राजा है उसने कुछ लोगों को हायर किया है और कहा है कि जाके पके हुए जो क्रॉप्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए. They looted hoarded grain and burned down documents containing records of manorial dues. जब लोगों ने सुना उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगा, फिर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा, इसी वजह से सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो थे उन पे हमला कर दिया, वहाँ पे जो भी था उसे लूट लिया और साथ ही साथ जिसमें डॉक्यूमेंट में मैनोरियल ड्यूज़ के रिकॉर्ड्स थे उन सबको जला दिया. A large number of nobles fled from their homes and many of them migrating to neighboring countries. यानी नॉबल्स जो थे वो थोड़े रिच थे, थोड़े प्रॉस्परस थे, उनके पास पैसे थे, इसी वजह से सोचा कि अब यहाँ की हालत ख़राब हो रही है, अब हम नेबरिंग कंट्रीज़ में माइग्रेट कर जाते हैं, वहीं पे हम सेफ रहेंगे. Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on can be checked by a constitution. यानी उन्होंने ये सब सहा, फिर लुइस 16 आखिरकार मान गए कि हाँ भाई नेशनल असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं. On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. यानी उस वक्त हमारी तरह रूल नहीं होता था, वहाँ पे रूल एक डेक्री की मदद से होता था. डेक्री जो होता है वो एक रॉयल ऑर्डर होता है और उस ऑर्डर को सबको फॉलो करना पड़ता है. तो 4 अगस्त 1789 की नाइट को जो असेंबली थी थर्ड स्टेट वाली, उन्होंने एक डेक्री यानी एक रॉयल ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने सारे जो फ्यूडल सिस्टम्स जो भी प्रिविलेज मिले थे उन सबको अबॉलिश कर दिया और साथ ही साथ जो क्लॉजी के मेंबर्स थे उन्हें फोर्स किया गया कि जो भी आपको प्रिविलेज मिली थी आप उन्हें गिव अप कर दीजिए. टीथिस वेर अबॉलिश्ड, यानी टीथिस जो कि एक टैक्स था उसको अबॉलिश कर दिया गया और जो भी चर्च ने लैंड ओन किया था उसको सीज कर दिया गया. और जब ये सब कुछ किया तो गवर्नमेंट को इन सब करने से उसको 2 बिलियन लिवर्स तक का प्रॉपर्टी जो है वो मिल गया. यानी
उनका तो इससे सारा लोन जा सकता था, यानी आसानी से उनके पास पैसे थे कि वो लोन दे सके। पर हाँ, वो ये जो गुलामी कर रहे थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, उन्हें जो ड्यूज़ दे रहे थे, ये जो सोसाइटी डिवीज़न करके रखा था, इसी की वजह से उन्हें इतना सारा कर्ज सहना पड़ रहा था। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी फ्रांस किस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, यानी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी था और साथ ही साथ मोनार्की वाला सिस्टम भी था, या कह सकते हैं कि मोनार्की जो थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791, यानी नेशनल असेंबली के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें सारे जो थर्ड स्टेट्स वाले रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो सब थे। तो इन सब ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था वो 1791 में ख़त्म कर दिया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एजेंडा यही था कि जो भी ये मोनार्क की पावर है उसको ख़त्म कर दिया जाए। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary। यानी पहले सारी पावर सिर्फ एक हाथों में होती थी, पर इन्होंने अपना जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वहाँ उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहाँ उन्होंने पावर को डिवाइड किया अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में इन्होंने पावर को डिवाइड किया। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और उसी वजह से फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। तो फिगर 7 जो है उसे स्टडी कर लेंगे तो हमें और अच्छे से पता चल जाएगा। सो दिस इज़ फिगर 7। 3 हमने पढ़े थे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। जुडिशरी का मतलब होता है इसमें मेनली जज आता है, ठीक है। और ये जो जज होता है इसे हमारे एक्टिव सिटीजन्स वोटिंग के मेथड से चूज़ करते हैं। फिर जो एग्जीक्यूटिव है हमारा, उसमें हमारा किंग आ जाता है और उसके मिनिस्टर्स आ जाते हैं। फिर आता है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली थी, यानी थर्ड स्टेट वाले लोग, और इसी नेशनल असेंबली में सिर्फ और सिर्फ 745 मेंबर्स होते थे और उन्हें भी वोटिंग के मेथड से चूज़ किया जाता था, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स वोट करते थे, जिसमें सिर्फ 50,000 मैन थे। यानी मिलियंस ऑफ पीपल में सिर्फ और सिर्फ 1000 ऑफ मैन को चूज़ किया गया फॉर वोटिंग। ओके, सो अब दो तरह के सिटीजन्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक थे एक्टिव और दूसरे थे पैसिव। सो पहले देखते हैं एक्टिव सिटीजन्स। दे वेयर इंटेंटेड टू वोट, यानी उन्हें वोटिंग का अधिकार था, वही सिर्फ वोट कर सकते थे। और 28 मिलियन में से 4 मिलियन लोग जो थे सिर्फ वही जो थे वोटिंग कर सकते थे। ओके, उसके बाद दिया है पैसिव सिटीजन्स। तो ये जो होते थे इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता था और ये ज़्यादातर पॉलिटिकल मामलों में एक्टिव नहीं रह पाते थे, इसी वजह से इन्हें पैसिव सिटीजन्स कहा गया है। और इसमें 3 मिलियन मैन थे, वुमेन्स, चिल्ड्रन और जो भी यूथ 25 ईयर से कम के थे वो सब थे। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. That is, citizens voted for a group of electors who in turn chose the assembly. यानी पूरे सिटीजन्स, यानी पूरे जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो सिर्फ कुछ लोगों को चूज करते थे और वही लोग फिर इलेक्टर्स बनते थे, और यही इलेक्टर्स जो है वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चूज़ करते थे। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट, यानी सारे सिटीजन्स जो होते थे उनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता था। सिर्फ वो मैन जो कि 25 ईयर से अबव हो, ओनली मैन, नो वुमेन्स, ठीक है। यानी जो भी 25 प्लस मैन हैं उनके पास वोटिंग का अधिकार था। पर 25 ईयर्स प्लस होने के साथ साथ एक और चीज़ थी कि जो वो टैक्स पे कर रहे हैं वो एक लेबर के 3 डे वेज के इक्वल हो, तभी उन्हें एक्टिव सिटीजन्स कंसाइडर किया जाता था और उन्हें वोटिंग का अधिकार मिला जाता था। तो लिखा भी है, वे आर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड दे वे आर एंटिटल्ड टू वोट। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वे आर कॉल्ड द पैसिव सिटीजन्स। अब बचे हुए जो भी मैन और वुमेन, जो भी पॉपुलेशन बच गई है वो आ जाती है हमारी पैसिव सिटीजन के कैटेगरी में। To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers। यानी अभी हमने पढ़ा एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स चूज़ करते हैं इलेक्टर्स को और इलेक्टर्स फिर नेशनल असेंबली के मेंबर को चूज़ करते हैं। तो एक्टिव सिटीजन्स होने की क्या क्या कंडीशन थी, 25 ईयर्स और इतना टैक्स चुकाओ ताकि
3 दिन का एक लेबर का वेज हो जाए। पर अगर उसे इलेक्टर बनना है या फिर नेशनल असेंबली का मेंबर बनना है तो इसके लिए ज़्यादा कंडीशंस थी। वो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में से होना चाहिए, यानी जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल, उसकी कैटेगरी से वो होना चाहिए। आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत हुई वो 2 राइट्स के डिक्लेरेशन से हुई, जो कि था राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसके अलावा बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारी लॉज जो थी वो सब हुई। दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग बाई बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। अब ये सारे जो राइट्स थे उन्हें कोई छीन नहीं सकता था और हर एक ह्यूमन बींग को बाई बर्थ मिलते थे। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, और ये ड्यूटी है स्टेट की, यानी जो भी स्टेट का हेड है उसकी ड्यूटी है कि वो ये नोटिस करे, इस बात को इंश्योर करे कि सारे सिटीजन्स को उनके नेचुरल बर्थ राइट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। Now let's see reading political symbols. The majority of men and women in the 18th century could not read or write. यानी 18th century तक ज़्यादातर मैन और वुमेन जो थे वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, इसीलिए उन्हें कुछ बताने के लिए इमेजेस और सिम्बल्स का इस्तेमाल किया जाता था। The painting by Le Barbier uses many such symbols to convey the content of the Declaration of Rights. यानी Declarations of Rights को कन्वे करने के लिए बहुत सारी पेंटिंग बनाई गई है by Le Barbier. Let us try to read these symbols, यानी अब हम इन सिम्बल्स को रीड करते हैं। सबसे पहला जो सिंबल है दैट इज़ ऑफ द ब्रोकन चेन, यानी एक चेन जो कि टूट चुका है, कुछ इस तरह से उसका सिंबल होता है। चेन्स वेयर यूज टू फेटर स्लेव्स, यानी चेन जो होते थे वो स्लेव्स के लिए यूज़ किए जाते थे, स्लेव को दिखाने के लिए, स्लेव को डिनोट करने के लिए। और अगर चेन टूटी हुई है इसका मतलब जो स्लेव्स है वो फ्री बन चुके हैं। नेक्स्ट, द बंडल ऑफ रोड्स और फैसेस, कुछ इस तरह से होता था वो। वन रोड कैन बी ईजिली ब्रोकन, इससे ये आइडिया दिया जाता था, ये मैसेज दिया जाता था कि अगर सिर्फ एक रॉड रहेगा, एक स्टिक रहेगी तो उसे आसानी से तोड़ दिया जाएगा, पर जब बहुत सारी रहेंगी सब एक साथ, जैसे कि यहाँ पे है, तो ये नहीं टूटेगी, बिकॉज देयर इज यूनाइटी। सो यूनाइटी इज स्ट्रेंथ। टोटल ओवरऑल यही था उनका। द आई विथ इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, यानी एक ट्रायंगल होता था उसके बीच में एक आई होता है जो कि लाइट को रेडिएट कर रहा होता है। द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, यानी ये जो आई है वो नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, और ये जो रेज दिए गए हैं उससे ये दिखाया जा रहा है कि जो नॉलेज है वो इग्नोरेंस के क्लाउड्स को हटा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्केप्टर, तो कुछ इस तरह का होता है स्केप्टर, और इसका सिंबल होता है रॉयल पावर, यानी जो भी किंग क्वीन होते थे उनका पावर को शो करने के लिए। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, यानी स्नेक जो है वो अपना ही टेल बाइट करता है एक रिंग शेप बनाने के लिए, कुछ इस तरह से। सो दिस वॉज द सिंबल ऑफ एटर्निटी एंड दिस सेज दैट अ रिंग हैज़ नीदर बिगिनिंग नॉर एंड, यानी ना ही एक रिंग की बिगिनिंग शुरुआत होती है और ना ही उसका एंड होता है। नेक्स्ट, रेड फिगियन कैप, कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, यानी जब भी कोई स्लेव आज़ाद हो जाता था तो वो इसी तरह का कैप पहनता था। ब्लू वाइट रेड, तो ये 3 जो थे वो फ्रांस के नेशनल कलर्स थे। द विंग्ड वुमेन, सो विंग्ड वुमेन को जनरली यूज़ किया जाता था फॉर डिनोटिंग पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ। Then is the law tablet. So the law is the same for all and all are equal before it. अब चाहे कोई बहुत ज़्यादा रिच हो या कोई बहुत ज़्यादा पुअर हो, सब जो है वो लॉ के सामने क्या है, इक्वल है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, यानी अब जो फ्रांस है उसने पूरी तरह से मोनार्की को अबॉलिश कर दिया और क्या बन गया, एक रिपब्लिक बन गया। तो अभी हमने पढ़ा था कि किस तरह से मोनार्की ने एक्सेप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन को, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो मोनार्की को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, इसी वजह से उसने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया और रिपब्लिक बन गई। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स, यानी आने वाले सालों में फ्रांस की सिचुएशन और ख़राब होती गई।
Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the king of Prussia. यानी उसने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दिया था, पर छुपके छुपके वो प्रूशिया के राजा के साथ कुछ मीटिंग्स कर रहा था, कुछ कर रहा था दावे, कुछ उनके साथ डील कर रहा था. रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वेयर वरिड बाय द डेवलपमेंट ऑफ फ्रांस. साथ ही साथ आसपास की जो कंट्रीज़ थी वो भी फ्रांस की डेवलपमेंट सोच रही थी कि फ्रांस तो पहले इतना नीचे था, फिर इतना डेवलप कैसे हो रहा है. इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम वहाँ पे ट्रूप्स भेजते हैं और वहाँ पे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको अपने अंडर आई रखते हैं. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. पर ये सब होने से पहले ही जो नेशनल असेंबली थी उसने एक क्या कह सकते हैं वॉर डिक्लेयर कर दी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट. थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी. यानी हज़ारों वॉलंटियर्स ने आर्मी ज्वाइन की. They saw this as the power of all people against kings and all aristocracies in the यूरोप. यानी ये जो था इससे एक और चीज़ पता चल रही थी कि जो लोग हैं वो अपने मूड में आ चुका है और अब सारे किंग्स और जो एरिस्टोक्रेसिस यानी जो हाई क्लास होते थे सोसाइटीज़ में उनके खिलाफ आ चुकी थी. अब इनके कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग्स थे जिसमें से एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था मार्शलीस जो कि रॉबर्ट डी एल आइजल के द्वारा लिखा गया था. और ये सॉन्ग पहली बार वॉलंटियर्स के द्वारा गाया जा रहा था जब वो पेरिस की तरफ मार्च कर रहे थे. ठीक है. द मार्शलिस इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. और ये जो मार्शलिस है अब फ्रांस का नेशनल एंथम है. अब ये मार्शलिस का नाम मार्शलिस कैसे पड़ा, तो अभी हमने पढ़ा कि ये पेरिस में मार्च कर रहे थे तो मार्शलिस टू पेरिस मूव कर रहे थे. मार्शलिस एक जगह है फ्रांस में तो वहीं से पेरिस तक मार्च कर रहे थे तो वहीं पे पहली बार गाया इसीलिए इसका नाम पड़ गया मार्शलिस. The Revolutionary Wars brought losses and economic difficulties to the people. यानी ये जो वॉर्स हो रहे थे इससे लोगों में बहुत सारी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी. ठीक है. लोग लड़ रहे थे तो मर जा रहे थे. अब मर जा रहे थे तो उनकी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा. इस वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी. लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वे आर कन्विंस्ड दैट अ रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर. यानी ज़्यादातर सेक्शंस यही डिक्लेयर कर रहे थे कि अभी हम लड़ाई को फर्दर करते हैं. एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. पर लोगों की बात सुनी नहीं जा रही थी क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बनाया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा उसने पॉलिटिकल राइट सिर्फ और सिर्फ रिचर सेक्शंस को दिए हुए थे. अब रिचर सेक्शंस को तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा था. क्यों? क्योंकि उनके फैमिली वाले थोड़ी ना जा रहे हैं आर्मी में, वो थोड़ी ना मर रहे हैं, उनकी फैमिली थोड़ी ना टूट रही है तो उनको क्या प्रॉब्लम, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं. So, political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action. यानी जो भी लोग अपना खुद का एक्शन के फॉर्म्स लेना चाहते थे, खुद ही गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिक्लेयर करना चाहते थे, डिस्कस करना चाहते थे, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया पॉलिटिकल क्लब. उसी टाइम के वन ऑफ द सक्सेसफुल क्लब्स में था एक क्लब जिसका नाम था क्लब ऑफ जैकोबिन्स. ठीक है. ओके. वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स. और इस टाइम तक वुमेंस जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई इन पॉलिटिकल डिसीजंस में. इसी वजह से उन्होंने भी अपने क्लब्स की शुरुआत कर दी. सेक्शन 4 में हम इनके बारे में और पढ़ेंगे. अभी हम सिर्फ और सिर्फ जैकोबिन क्लब पे कंसंट्रेट करते थे. तो ये जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे ये लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन से थे. यानी वो जो पुअर थे, ठीक है, ये ज़्यादा प्रॉस्पेरस नहीं थे लाइक द रिचेस. दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स. यानी इसमें छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते थे, आर्टिस्ट होते थे, शू मेकर्स होते थे, कुक्स होते थे, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स. यानी जो भी सर्वेंट्स ये सब जो मतलब स्मॉल ही लोग थे. ठीक है. लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन से. अब ये जो जैकोबिन क्लब था इसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर. A large group among the Jacobins decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by dock workers. तो जिस तरह से डॉक वर्कर्स पहनते हैं लंबी लंबी स्ट्रिप वाली ट्राउज़र्स, उसी तरह से जैकोबिन्स ने सोचा कि वो भी यही पहने. This was to set themselves apart from the fashionable sections of society. ऐसा उन्होंने इसीलिए किया कि ताकि वो फैशन से अपने आप को अपार्ट रख सके और स्पेशली नोबल्स से. Now let's see.
दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सैंसकुलोटीज, यानी ये जो जैकोबिन्स थे, हम बाद में इनका नाम पड़ गया सैंसकुलोटीज, जिसका लिटरली मीनिंग होता है वो लोग जो कि नी ब्रीचेस के बिना होते हैं। सैंसकुलोटीज वेन वोर इन एडिशन द रेड क्रॉप कैप दैट सिम्बलाइज लिबर्टी। अब वो नी ब्रीचेस तो पहनते थे, उसको तो उन्होंने त्याग के रखा था, पर ये जो सैंसकुलोटीज मैन यानी ये जो जैकोबिन वाले थे, ये एक रेड कैप भी पहनते थे, जिससे ये लोग लिबर्टी को सिम्बलाइज करते थे। पर वुमेन ऐसा नहीं कर सकती थी, उनको ये अलाउ नहीं दिया जाता था। In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. यानी पेरिस में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे थे, लोगों को फूड की बहुत ही कम सप्लाई मिल रही थी, और जो मिल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस की थी। इसी वजह से लोगों के बड़े कंप्लेंट्स आ रहे थे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, और 10 अगस्त की सुबह को उन्होंने ट्यूलरीज के पैलेस पे हमला कर दिया। ठीक है, राजा के जो भी गार्ड्स थे उनको मैस्केर कर दिया और किंग को बहुत देर तक अपने अंडर रखा। और बाद में लेटर में असेंबली में ये डिक्लेयर किया, नेशनल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया कि पूरी जो रॉयल फैमिली है, किंग क्वीन जो भी हैं, उन सबको इम्प्रिजन जेल में डाल दिया जाए। इलेक्शंस वेयर हेल्ड, यानी इलेक्शंस हुए, अब इलेक्शंस वेयर हेल्ड, उसके बाद इलेक्शंस हुए, और अब इलेक्शंस में सारे मेन जो कि 21 प्लस थे उन सबको वोट करने का हक दे दिया गया, उनके वेल्थ के रिगार्डलेस, यानी उनके वेल्थ की कोई भी वैल्यू नहीं रखी। यानी पहले था कि सिर्फ 25 प्लस मैन होने चाहिए और साथ ही साथ वो टैक्स पेयर्स होने चाहिए, और इतना टैक्स दे कि 3 दिन तक हम किसी लेबर को वेज दे सके। पर अब इसको हटा दिया गया, और जो भी 21 प्लस मैन थे, नॉट वुमेन्स, ओनली मैन जो थे, उन्हीं के पास वोटिंग का राइट था। तो फिर से ये इलेक्शन हुआ, फिर एक नई असेंबली बनी जिसको इलेक्ट किया गया और जिसका नाम रख दिया कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792, यानी इस दिन को ये जो हमारा फ्रांस है उसने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। अब आप तो जानते हैं कि रिपब्लिक क्या होता है। ये गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें लोग जो है खुद ही गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का हेड है उसको भी वो खुद ही इलेक्ट करते हैं। देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की, यानी हेरिडिटरी नहीं होता है कि राजा है फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट सम मोर कंट्रीज विच वेयर लाइक द सेम। Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. फिर लुइस 16 को डेथ की सज़ा सुना दिया गया इन द केस ऑफ ट्रीजन, यानी अगर कोई अपने कंट्री को बिट्रे करता था, उसे धोखा देता था, तो उसी को हम ट्रीजन कहते थे। तो उन्हें ट्रीजन के ही चार्ज में कोर्ट में उनको सेंटेंस टू डेथ कर दिया गया, और 21 जनवरी को उन्हें सबके सामने एग्जीक्यूट किया गया, पब्लिक पनिशमेंट दी गई एट पैलेस डी ला कॉनकॉर्डे। और उनकी जो क्वीन थी मैरी एंटोइनेट, उनके साथ भी यही हुआ थोड़े दिनों बाद। नाउ लेट्स सी द रेन ऑफ टेरर, यानी डर का रेन। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 इज़ रेफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर, यानी ये जो पीरियड है 1793 से 1794 के बीच, इसे हम रेन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं। रॉबेस्पियर जो था उसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल पा लिया था कंट्री पे, और बहुत ज़्यादा लोगों को पनिशमेंट देने लगा था। अब आप सोचिए, जो लोग पहले आप पे हुक्म चलाते थे, आपके पास अधिकार नहीं थे, तब आप उनसे बदला नहीं ले सकते थे, पर अब अगर आपके पास अधिकार है तो आप सिंपल सी बात है उन लोगों से दुश्मनी निकालोगे। तो वही चीज़ की रॉबेस्पियर ने, जो भी पहले अमीर थे यानी कि जो भी नॉबल्स और क्लर्जी थे, तो अब तो वो उनके दुश्मन बन गए और उनके पास हक भी है कि वो उन्हें हटा सके। तो इसी वजह से जो नॉबल्स थे, क्लर्जी थे, इन सबको अरेस्ट कराने लगे, जेल में डालने लगे, और कभी कभी उन्हें कोर्ट में ले जाता था, और अगर वो गिल्टी फाउंड हुए तो उन्हें गुलोटाइंड कर दिया जाता था। गुलोटाइंड एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें 2 ब्लेड्स होते हैं, और उसमें एक इंसान का सर रख के उसका सर काट दिया जाता था। तो जैसे हमारे यहाँ फांसी होता है, ठीक उसी तरह वहाँ पे ये होता था गुलोटाइंड का प्रोसेस। Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices, यानी बहुत ज़्यादा वो करने लगी, जो प्राइसेस थे वो भी अब वही डिसाइड करती थी। मीट और ब्रेड जो थे उनको राशन में दिया करती थी,
पीजेंट्स जो थे उनसे फोर्स किया जाता था कि आप अपना जो भी ग्रेन है सिर्फ और सिर्फ सिटीज़ में बेचिए और उसी दाम पे बेचिए जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं। और जो पहले वाइट फ्लोर होता था उसको भी बंद किया गया। सारे सिटीजन्स को प्लेन ब्रेड खाना पड़ता था जो कि पूरी तरह से व्हीट से बना हुआ होता था। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड, यानी इक्वालिटी भी अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करने लगी। और पहले फ्रेंच में सर को मॉन्सियोर कहते थे और जो मैम होती थी उन्हें मैडामे कहते थे, पर बाद में फ्रेंच मेंस जो थे उन्हें सिटोयन कहा जाने लगा और जो वुमेंस थी उन्हें सिटोयने कहा जाने लगा। चर्च जो थे उन्हें बंद करा दिया गया था और चर्च की जो भी बिल्डिंग्स थी उसे बैरक्स या ऑफिसेस में बदल दिया गया था। Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. यानी वो कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया था, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया था और इसी वजह से उसके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया और लास्ट में जुलाई 1794 में उन्हें कोर्ट ने अरेस्ट कर लिया और उसके बाद गुलोटाइंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने भी ट्रीजन किया, उन्होंने भी अपनी कंट्री को बिट्रे किया। नाउ लेट्स सी हाउ अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, यानी किस तरह से एक डायरेक्टरी जो है वो फ्रांस को रूल करेगी, किस तरह से एक डायरेक्टरी जो है वो फ्रांस को रूल करती है। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर, यानी जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट का फॉल हुआ ये जो मिडिल क्लास वाले थे उन्होंने पावर सीज कर दी। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ और उसमें एक नया रूल बना कि जो भी लोग नॉन प्रॉपर्टीड है, यानी ज़रूरी नहीं है कि एक कंट्री में सारे लोगों के पास प्रॉपर्टी हो, तो जिन भी लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है उन्हें अब वोट से डनी कर दिया गया कि वो लोग अब वोट नहीं दे सकते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी इसमें 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल थे और इन्होंने ही एक नई चीज़ का मतलब इलेक्ट की, एक नई चीज़ अपॉइंट की जिसको नाम रखा डायरेक्टरी, जो एक एग्जीक्यूटिव थे जिसमें 5 मेंबर्स हुआ करते थे। ओके, However, the directors often clashed with the legislative councils, यानी कभी कभी डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो होते थे उनके बीच में लड़ाई हो जाती थी और इसी वजह से वो एक दूसरे को कभी कभी डिसमिस कर दिया जाते थे। अब इसी वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई कि पहले डायरेक्टरी कन्वेंशन, इस तरह से कितने सारे चेंजेस आए और किसी भी चीज़ में जब बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं तो वो चीज़ हो जाती है इनस्टेबल। तो वही चीज़ यहाँ की पॉलिटिक्स के साथ भी हुआ, इतने सारे चेंजेस आने की वजह से यहाँ के पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी आ गई। फिर जो डायरेक्टरी थी उसने देखा कि एक इसी वजह से, यानी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी इसी वजह से एक मिलिट्री डिक्टेटर का राइज हुआ जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्टे। Through all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law and fraternity remained inspiring ideas that motivated political movements in France and rest of Europe during the following century. यानी ये सारे चेंजेस जो हुए गवर्नमेंट में, फ्रीडम के आइडियाज़ बदले, इक्वालिटी की सारी जो आइडियाज़ आई, इनसे बहुत सारे फ्रांस में पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए। ओके, नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या जो वुमेन्स हुआ करती थी उनके पास भी रेवोल्यूशन हुआ करता था? डिड दे हैव रेवोल्यूशन? ओके, From the very beginning, women were active participants in the events which brought so many important changes in French society. यानी शुरुआत से ही वुमेन्स जो थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी फ्रांस में होने वाली हर गतिविधि में, जिसकी वजह से फ्रेंच सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, यानी ज़्यादातर थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी उन्हें घर चलाने के लिए काम करना पड़ता था। अब चाहे वो लॉन्ड्रेस बने, फ्लावर्स बेचे, फ्रूट्स बेचे या कुछ भी काम करे, ठीक है, पर ज़्यादातर जो वुमेन्स होती थी उनको एजुकेशन का एक्सेस नहीं था या फिर उन्हें जॉब ट्रेनिंग भी नहीं करवाई जाती थी। सिर्फ जो नॉबल्स या वेल्दियर मेंबर्स की जो डॉटर्स हुआ करती थी वही पढ़ सकती थी और फिर उनके फादर्स या जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स होते थे वो उनके लिए मैरिज करा के उनसे पीछा छुड़ा लेते थे।
वर्किंग वुमेन एंड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज़। अब जो वुमेन काम करती है उसको अपने फैमिली की तरफ भी देखना होता है, उनके लिए खाना बनाना, पानी लाना, लंबे लंबे लाइनों में खड़े होकर ब्रेड लाना, बच्चों की तरफ देखना, इस तरह से बहुत सारे काम उन्हें करने पड़ते थे। पर फिर भी जो उनके वेजेस थे वो मेन से कम थे, जबकि काम वो इक्वल कर रहे हैं। इतना काम अगर वुमेन्स कर रही हैं तो इतना ही काम मैन भी कर रहे हैं, पर जो वेजेस हैं वो इन्हें कम मिल रही हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स। अब इनके साथ इतना सारा न्याय हो रहा था, इसी वजह से इन्होंने भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर शुरू कर दिए। अलग अलग फ्रेंच सोसाइटी में अलग अलग क्लब्स बने। ठीक है। One of their famous demands was that women enjoy the same political rights as men. अब इनमें का इनका जो मेन एजेंडा ये था कि जो वुमेन्स है उन्हें भी उतने ही डिमांड्स और उतने ही राइट्स मिले जो कि मेंस को मिलते हैं। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791, उन्होंने वुमेन्स को डिसअपॉइंट कर दिया और उन्हें पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में डाल दिया। इसी वजह से उन्हें राइट टू वोट डिमांड किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि उन्हें असेंबली में इलेक्ट करने का हक हो और पॉलिटिकल ऑफिसर्स होल्ड करने का भी हक हो। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट टू बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। फिर ही वो अपने इंटरेस्ट जो है वो न्यू गवर्नमेंट में दिखाएंगी। In the early years, the revolutionary government had introduced laws that helped improve the lives of women. यानी शुरुआत के सालों में जो गवर्नमेंट थी उसने लॉज इंट्रोड्यूस किए ताकि वुमेंस की लाइफ सुधर सके। ठीक है। स्टेट स्कूल्स बनाया और ये भी बनाया कि सारी लड़कियां जो हैं उनके लिए स्कूल्स जाना कंपलसरी है। और अब जो है उनके फादर जो है उनकी इच्छा के बिना उनकी मैरिज नहीं करा सकते। मैरिज जो थो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जिससे कोई भी फ्रीली कर सकता है और सिविल लॉ के अंदर रजिस्ट्रेट करा सकता है। और साथ ही साथ डिवोर्स जो था वो लीगल बना दिया गया। पहले मेन के पास ये अधिकार था कि वो वुमेंस को डिवोर्स दे, पर अब वुमेंस के पास भी अधिकार था कि वो भी उन्हें डिवोर्स दे सके। अब उनको नए जॉब के लिए ट्रेन करने लगा, आर्टिस्ट बन गए, वो छोटे छोटे बिजनेस चलाने लगी। इस तरह से उनका डेवलपमेंट हुआ। वुमेन डिड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। वुमेन्स मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड। यानी इनके मूवमेंट्स जो थे वो अलग अलग पार्ट में चलते ही रहे, हर जगह वुमेन्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट। यानी लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के बीच में बहुत ज़्यादा सफरेज मूवमेंट हुआ है जिसमें वुमेन के लिए वोटिंग के राइट माने गए हैं। ठीक है। जैसे कि हम फ्रांस में ही देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई वुमेन के द्वारा जिसकी वजह से जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। और 1946 में फाइनली उन्हें राइट टू वोट का अधिकार मिल गया। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। यानी किस तरह से स्लेवरी को अबॉलिश किया गया। स्लेवरी सिस्टम के बारे में पहले आपको मैं थोड़ा बनाना चाहूँगी। हमारे आजकल क्या होते हैं, काम वाले आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, 1 महीना ख़त्म होने पे सैलरी लेके चले जाते हैं। उनकी अपनी फैमिली होती है, अपना एक परिवार होता है, उन्हें देखभाल करनी पड़ती है। बट इन ओल्डन टाइम्स ये सब नहीं होता था। वहाँ पे मेंस को ख़रीदा जाता था। ठीक है। जो लोग होते थे उनका सौदा किया जाता था और एक बार अगर किसी ने उन्हें ख़रीद लिया फिर वो उनके मालिक बन जाते थे। ना ही उन स्लेव्स की कोई लाइफ होती थी, ना ही कोई परिवार होता था, सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने मालिक के ग़ुलाम थे। तो किस तरह से इस सिस्टम को अबॉलिश किया गया वो दिया गया है। अब ये जो जैकोबिन जो हमने पढ़ा था मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर के बारे में, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। उसी में से एक था अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज़। ठीक है। यानी ये जो फ्रेंच कॉलोनीज़ थी उसमें स्लेवरी को अबॉलिश करा दिया गया। दी कॉलोनीज़ इन द कैरिबियन। यानी कैरिबियन में जितनी भी कॉलोनीज़ थी वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थी टबाको, इंडिगो और शुगर और कॉफ़ी के। पर यूरोपियंस के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि वो अनफेमिलियर लैंड में जाए और थोड़े से काम करने के लिए जाएं। इसीलिए एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बना। ट्रायंगल हम किसको कहते हैं, जिसमें 3 साइड्स होती हैं। तो इस ट्रेड में भी 3 कंट्रीज़ थी, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। यानी 17th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई। फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे उन्हें सेल करके बुलाया जाता था लोकल चीफ्टेंस के द्वारा और फिर उनसे काम करवाया जाता था।
देयर दे वेयर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, यानी ला के फिर उन्हें प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था। पर ये जो था वो गलत था, इसी वजह से बाद में इसका अबॉलिशन हुआ। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस, यानी 18th सेंचुरी में बहुत ही कम क्रिटिसिज्म था वहाँ पे स्लेवरी का, ठीक है, यानी बहुत ही कम मात्रा में, पर कम हुआ था। बहुत सारे लंबे लंबे डिबेट्स होते थे लोगों के अधिकार के बारे में, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज, यानी बातें तो बहुत हुई पर कोई भी लॉज नहीं बने, जिसकी वजह से ये स्लेव ट्रेड नहीं ख़त्म हुआ। बट फाइनली कॉन्वेंशन ने 1794 में एक रूल बनाया जिससे सारे जो स्लेव्स थे उन्हें फ्री कर दिया गया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 10 ईयर्स लेटर यानी 1804 में जब नेपोलियन बोनापार्टे यहाँ पे आया तो उसने फिर से स्लेवरी को इंट्रोड्यूस करा दिया गया और प्लांटेशन ओनर्स का काम फिर से आसान हो गया। नाउ लेट्स सी द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, क्या पॉलिटिक्स जो है उसकी वजह से लोगों के पहनने वाले कपड़े बदल जाते हैं, उनका बात करने की भाषा बदल जाती है, उनके पढ़ने का तरीका बदल जाता है। पर जो भी हुआ 1789 में फ्रांस में, उससे लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने लिबर्टी और इक्वालिटी को एवरीडे प्रैक्टिस में ले आए। सबसे इम्पोर्टेंट लॉ जो कि काम में आया वो था स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिले, यानी किस तरह से बैस्टिले को उन्होंने स्टॉर्म किया था इन समर ऑफ 1789, जिससे सेंसरशिप की अबॉलिशन हो गई। सेंसरशिप जो होता है वो इस तरह का होता है कि जिसमें जो लोग होते हैं, जो भी मीडिया वाले होते हैं, जो भी राइटर्स होते हैं, वो सब वही लिखते हैं जो गवर्नमेंट चाहती है। वो जो भी लिखते हैं पहले गवर्नमेंट से अप्रूव कराते हैं, फिर उन्हें पब्लिकली पब्लिश कराते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने बाद में अबॉलिश कर दिया, क्योंकि अगर इसे अबॉलिश नहीं करेंगे तो लोगों के पास सच्ची खबर नहीं पहुंचेगी। अगर आज मीडिया वाले दूसरों की जो बोल रहे हैं वही करें तो वो तो सेंसरशिप हुई, तो सेंसरशिप में लोगों तक सच्ची न्यूज़ नहीं पहुंच पाती है। इसी वजह से सेंसरशिप को बाद में अबॉलिश करा दिया गया। ओके, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी प्रेस को भी फ्रीडम मिल गया, जिससे वो जो है अब किसी भी इवेंट के प्रति अपने व्यूज़ को भी प्रेजेंट कर पाए। ओके, आगे देखते हैं। Now let's see the conclusion. In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. इन 1804 ने अपने आप को उसने फ्रांस का एम्परर बना लिया। आसपास की जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको भी कॉन्क्वर कर लिया और वहाँ पे जो भी किंगडम्स थी उसे पूरी तरह से ख़त्म करा दिया। अब हर एक जगह तो वो रूल नहीं कर सकता, इसीलिए अलग अलग जगह पे अपनी फैमिली के अलग अलग मेंबर्स को रख दिया। उसने अपने आप को समझा कि मैं तो इस यूरोप का मॉडर्नाइज़र हूँ। उसने बहुत सारे लॉज इंट्रोड्यूस कराए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, मीजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। इनिशियली मेनी सॉ नेपोलियन एज ए लिबरेटर, यानी शुरुआत में सबको लगा कि नेपोलियन जो है वो एक लिबरेटर है जो कि लोगों की ज़िंदगी में फ्रीडम लगाएगा, पर जल्द ही लोगों को समझ आया कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब नेपोलियन की आर्मी जो थी हर जगह स्ट्रिक्टनेस भड़क रही थी, फिर फाइनली उसे वाटरलू में हरा दिया गया इन 1815। पर बहुत सारे उसके मीजर्स जो उसने स्टार्ट किए थे वो अभी भी यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में चल रहे हैं। The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि उससे हमें लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स का आइडिया मिले, और यही जो थे वो उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट लीगेसी थी, और यही आइडिया जो है पूरे यूरोप में फ्रांस से फैला। कोलोनाइज्ड पीपल्स रिवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम, यानी जो भी कोलोनाइज्ड पीपल थे उन्होंने आइडिया ऑफ फ्रीडम के ऊपर फिर से रिवर्क किया और एक नया सॉवरेन नेशन स्टेट बनाया। टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय ये सब इंडिया के थे, तो ये लोग जो थे इन्हें भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। सो आवर चैप्टर इज़ बीइंग फिनिश्ड। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।